हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे थे रिएक्शन इंटरमीडिएट और रिएक्शन इंटरमीडिएट के लास्ट टॉपिक में मैंने आपको कार्बीन के बारे में पढ़ाया था। आज हम पढ़ेंगे कार्बीन के आगे नाइट्रीन के बारे में। ठीक है, नाइट्रीन भी एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है और कार्बीन जो है उसका समजात होता है। हम यूं कह सकते हैं नाइट्रीन क्या है, कार्बीन का नाइट्रोजन समजात, कार्बीन का नाइट्रोजन समजात। यानी अगर कार्बीन का कार्बन हटा दें और उसकी जगह नाइट्रोजन हम लगा दें तो हमें एक नया इंटरमीडिएट मिलेगा जिसे हम कहेंगे नाइट्रीन। कुछ हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, देखिएगा बोर्ड पे। नाइट्रीन ये होती है जिसमें नाइट्रोजन के पास बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें से एक तो बंद है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन तो हो गए बंधी इलेक्ट्रॉन, और 4 इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर क्या है, फ्री पड़े हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। इसके ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन अबंधी इलेक्ट्रॉन है। तो 2 तो बॉन्डेड और 4 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन पे होते हैं। और बाह्यतम कोश में अगर आप गिनोगे टोटल तो आपको मिलेंगे 6 इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं उदासीन नाइट्रोजन उदासीन नाइट्रोजन जिसके बाह्यतम कोश में, उदासीन नाइट्रोजन जिसके आउटर मोस्ट शेल यानी कि बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें से 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनमें से 2 इलेक्ट्रॉन बंधी जबकि 4 इलेक्ट्रॉन अबंधी होते हैं। तो इस प्रकार नाइट्रीन के अंदर कुल इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 नाइट्रोजन के पास, जिनमें से 2 तो होते हैं बंधी और 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं अबंधी इलेक्ट्रॉन। उसे हम कहते हैं नाइट्रीन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये है सबसे पहला नाइट्रीन जिसे हम कह सकते हैं फिनाइल नाइट्रीन या मिथाइल नाइट्रीन, CH3N है ना, CH3N जिसे हम कह सकते हैं मिथाइल नाइट्रीन। मैं आपको कुछ नाम बता रहा हूं नाइट्रीन के, जैसे फिनाइल नाइट्रीन भी हो सकता है। फिनाइल नाइट्रीन मतलब बेंजीन के ऊपर इस प्रकार का नाइट्रोजन जुड़ा हुआ होना, उसे हम कहेंगे फिनाइल नाइट्रीन। जैसे ये है, इसे कह सकते हैं फिनाइल नाइट्रीन। लेकिन सबसे ज्यादा जो नाइट्रीन बनती है कहीं रिएक्शन इंटरमीडिएट के तौर पे, तो वो होती है एसिल नाइट्रीन, RC+ON। इस नाइट्रीन को बोलते हैं एसाइल नाइट्रीन। और इसके ऊपर ही आपको एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा कुछ इस तरीके से, इनमें से कौन सी अभिक्रिया में नाइट्रीन मध्यवर्ती बनता है। तो ये 3 अभिक्रिया हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा, जिसमें नाइट्रीन एज अ इंटरमीडिएट यानी कि मध्यवर्ती के रूप में बनता है। और कौन सा नाइट्रीन बनता है, एसिल नाइट्रीन बनता है। अब जैसे कार्बीन में हमने पढ़ा था 2 तरह की होती है, सिंगलेट और ट्रिपलेट, वैसे ही नाइट्रीन भी 2 तरह की होती है, सिंगलेट और ट्रिपलेट। तो नाइट्रीन को भी हम 2 भागों में बांटते हैं। एक को हम बोलते हैं एकक नाइट्रीन यानी कि सिंगलेट नाइट्रीन, और एक को हम बोलते हैं त्रिक नाइट्रीन यानी कि ट्रिपलेट नाइट्रीन। ठीक है, त्रिक नाइट्रीन 2 प्रकार की होती है, सिंगलेट और ट्रिपलेट। सिंगलेट जिसको हम लिखते हैं S से और ट्रिपलेट जिसको हम लिखते हैं T से। अब सेम वही बात है, आप देखिएगा ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं अबंधी इलेक्ट्रॉन, ये किस प्रकार से व्यवस्थित हैं उसके आधार पर नाइट्रीन को 2 भागों में बांटा गया है। अगर कभी भी नाइट्रीन कुछ इस प्रकार से हो, देखिएगा ध्यान से, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो चारों इलेक्ट्रॉन एज अ लोन पेयर की फॉर्म में हो। एज अ लोन पेयर की फॉर्म में होने का मतलब एक कक्षक में 2 और दूसरे कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं विपरीत चक्रण के, यानी ये 2 जस्ट लाइक अ लोन पेयर की फॉर्म में है। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की फॉर्म में हो तब हम इसको कहते हैं सिंगलेट नाइट्रीन। और अगर नाइट्रीन में ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं इनमें से 2 इलेक्ट्रॉन तो लोन पेयर की फॉर्म में है और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लोन पेयर की फॉर्म में नहीं है, अलग अलग कक्षकों में है, अलग अलग ऑर्बिटल्स में है। जैसे कि यहां देखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन तो एक कक्षक में है, लेकिन बाकी जो अबंधी इलेक्ट्रॉन है 2 वो अलग अलग कक्षकों में अगर हो तो हम उसको बोलते हैं ट्रिपलेट नाइट्रीन, त्रिक नाइट्रीन।
क्लियर? जैसे कार्बिन में 2 प्रकार थे, सेम नाइट्रीन में भी 2 प्रकार होते हैं, और दिखाई भी दे रहा है हमें यहां पे लोन पेयर के बीच में प्रतिकर्षण होगा, और उस प्रतिकर्षण की वजह से इस बार क्या होगा, यहां पर रिपल्शन, यानी कि प्रतिकर्षण ज्यादा होगा क्योंकि लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर प्रतिकर्षण ज्यादा होगा तो इस नाइट्रीन सिंगलेट की ऊर्जा भी क्या होगी, ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी भाई, प्रतिकर्षण ज्यादा हो रहा है तो ऊर्जा भी ज्यादा होगी, और अगर ऊर्जा ज्यादा होगी तो सिंगलेट नाइट्रीन का स्थायित्व क्या होगा, कम होगा। समझ में आई आपको? सिंगलेट नाइट्रीन कम स्थायी होती है ट्रिपलेट नाइट्रीन से। उसका कारण क्या है? उसका कारण है इलेक्ट्रॉन युग्म, है ना, इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर के बीच में रिपल्शन। लेकिन अगर यही नाइट्रीन आप त्रिक में देखो तो इस बार क्या हुआ, एक ही लोन पेयर है, बाकी 2 अलग अलग कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इस बार प्रतिकर्षण कम होगा, रिपल्शन कम होगा, और अगर प्रतिकर्षण कम होगा तो इस नाइट्रीन की ऊर्जा भी कम होगी, और अगर ऊर्जा कम होगी तो त्रिक नाइट्रीन का स्टेबिलिटी यानी कि स्थायित्व क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सेम जैसे हमने कार्बिन में पढ़ा था वैसा ही नाइट्रीन में होता है। सिंगलेट ट्रिपलेट में ट्रिपलेट ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू सिंगलेट। क्लियर? अब देखो नाइट्रीन 2 प्रकार की तो मैंने आपको बताई, उसके अलावा नाइट्रीन के पास आप देखो 6 इलेक्ट्रॉन है ना, इसका मतलब ऑक्टेट पूरा नहीं है, लेकिन साथ में लोन पेयर भी है, इसका मतलब लोन पेयर दान भी दे सकता है। तो नाइट्रीन इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है और नाइट्रीन न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि नाइट्रीन के यहां पर कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है। ध्यान से देखना, मैं बता रहा हूं नाइट्रीन की नेचर क्या है। अगर मान लीजिए यहां पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है नाइट्रोजन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का मतलब होता है भैया प्लस आई प्रभाव वाले या प्लस एम प्रभाव वाला कोई भी समूह। अगर यहां प्लस आई या प्लस एम मतलब कि इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह लगा हुआ हो, तब उस कंडीशन में ये नाइट्रीन जो है वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगी। न्यूक्लियोफाइल मींस नाभिक स्नेही का काम करेगी, इट इज न्यूक्लियोफिलिक नाइट्रीन। लेकिन अगर इस नाइट्रीन पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग की जगह इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ना, ERG, अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग देने वाले की जगह इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह लगा हुआ हो, जैसे कि ये है, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप माइनस आई या माइनस एम, लाइक मान लो NO2 है, या जैसे ये एसाइल है या ये फिनाइल है, ये दोनों है ना, फिनाइल और एसाइल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। अगर वहां पे इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह लगा हुआ है, उस कंडीशन में आपकी नाइट्रीन क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगी, इलेक्ट्रोफाइल होगी, इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो नाइट्रीन 2 प्रकार की हो सकती है, नाभिक स्नेही या इलेक्ट्रॉन स्नेही। ये डिपेंड करता है कि नाइट्रीन के ऊपर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है। ध्यान रखना, ये एसिल नाइट्रीन जो है ना, ये RC+O ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन खींचता है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसका मतलब ये नाइट्रीन जो है वो किस प्रकार की नाइट्रीन हो गई, इलेक्ट्रॉन स्नेही नाइट्रीन। लेकिन मैथिल समूह देखो आप क्या होता है, मैथिल इलेक्ट्रॉन देता है ना, प्लस आई प्रभाव बोलते हैं जिसको, तो ये प्लस आई प्रभाव से इलेक्ट्रॉन देगा, इसका मतलब मैथिल नाइट्रीन कैसी नाइट्रीन हुई, ये एक नाभिक स्नेही यानी कि न्यूक्लियोफिलिक नाइट्रीन होगी। क्लियर? आगे बढ़ाता हूं मैं। जिस प्रकार अपन ने देखा था जो है कार्बीन में, कार्बीन के अंदर हमने देखा था कि अगर सिस हो कार्बीन है ना, अगर वो क्या हो, सिंगलेट हो है ना, तो सिस बनाता है और ट्रांस बनाता है। स्टीरियो केमिस्ट्री होती है, सेम स्टीरियो केमिस्ट्री नाइट्रीन में भी होगी। अगर आपकी नाइट्रीन कौन सी नाइट्रीन है, अगर आपकी नाइट्रीन सिंगलेट नाइट्रीन है, अगर नाइट्रीन सिंगलेट है तो सिंगलेट नाइट्रीन क्या करेगी, सिस कंपाउंड से क्या बनाएगी, सिस बनाएगी, और ट्रांस कंपाउंड से क्या बनाएगी, ट्रांस बनाएगी, ट्रांस से ट्रांस। ठीक है, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होगी ये, त्रिविम चयनात्मक त्रिविम विशिष्ट स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, सिस विल गिव सिस एंड ट्रांस विल गिव ट्रांस। लेकिन अगर आपकी नाइट्रीन कौन सी है, अगर आपकी नाइट्रीन ट्रिपलेट नाइट्रीन है, त्रिक नाइट्रीन है, तो ट्रिपलेट नाइट्रीन क्या करती है दोस्तों, अगर सिस है या भले ट्रांस हो, दोनों के केस में क्या बनाएगी, सिस और ट्रांस दोनों एक साथ बनाती है। तो चाहे आपका कोई भी यौगिक सिस हो, समपक्ष हो या विपक्ष हो,
ट्रांस, उससे जब उत्पाद बनेगा तो सिस भी बनेगा और ट्रांस भी बनेगा, जैसा कि मैंने आपको कार्बीन में बताया था। सेम एज वैसा ही किसमें होता है, नाइट्रीन में होता है। क्लियर? चलिए अब आपको मैं बताता हूं कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं जहां नाइट्रीन इंटरमीडिएट बनता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन। और यही पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत काम का है, यहीं से आपको एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा कि इसमें से किस अभिक्रिया में नाइट्रीन मध्यवर्ती बनती है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो आपको याद रखना है, नाइट्रीन बनती है हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया में, हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया या हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड अभिक्रिया। हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड अभिक्रिया में क्या होता है, एमाइड के ऊपर ब्रोमीन की अभिक्रिया करवाते हैं Br2 की। जब एमाइड पे ब्रोमीन की अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें मिलती है नाइट्रीन। कौन सी नाइट्रीन? एसिल नाइट्रीन, RC डबल बॉन्ड ON, है ना। ये ब्रोमीन दोनों H निकाल देगा यहां से और ये बनेगी नाइट्रीन, RC डबल बॉन्ड ON। इसी तरह से नाइट्रीन एक और अभिक्रिया में बनती है जिसका नाम है कर्टियस अभिक्रिया, कर्टियस रिएक्शन। और कर्टियस रिएक्शन में हम नाइट्रीन को कैसे बनाते हैं, तो ध्यान रखना, कर्टियस रिएक्शन में हम लेते हैं RCOCl यानी कि एसिल क्लोराइड, और उस पर सोडियम एजाइड की अभिक्रिया करवाते हैं NaN3, सोडियम एजाइड। एसिल क्लोराइड पर सोडियम एजाइड की अभिक्रिया करवाने पर भी एसिल नाइट्रीन प्राप्त होती है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कर्टियस अभिक्रिया जिसमें नाइट्रीन बनती है। और तीसरी अभिक्रिया है स्मिट अभिक्रिया, स्मिट रिएक्शन। स्मिट अभिक्रिया में भी नाइट्रीन का निर्माण होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल से। स्मिट अभिक्रिया में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल पर हम अभिक्रिया करवाते हैं हाइड्रोजोइक अम्ल यानी कि N3H। अमोनिया नहीं है ये N3H है। N3H का मतलब होता है हाइड्रोजोइक अम्ल। तो जब कार्बोक्सिलिक अम्ल पर हाइड्रोजोइक अम्ल N3H की अभिक्रिया करवाते हैं तब भी अभिक्रिया मध्यवर्ती के रूप में एसिल नाइट्रीन बनती है। तो ये तीन एग्जाम्पल हैं जहां पे नाइट्रीन एज ए इंटरमीडिएट प्राप्त होती है। क्लियर? यही सवाल आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है, कि इनमें से कौन सी अभिक्रिया में नाइट्रीन मध्यवर्ती बनती है। तो आपका आंसर होगा या तो हॉफमैन ब्रोमाइड, या कर्टियस अभिक्रिया, या स्मिट अभिक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले मध्यवर्ती और लास्ट मध्यवर्ती पर जिसका नाम है बेंजाइन। बेंजाइन क्या होता है तो देखते हैं। अगला इंटरमीडिएट है हमारा बेंजाइन, है ना, द लास्ट इंटरमीडिएट। बेंजाइन क्या होता है तो सबसे पहले ध्यान रखना ये बहुत ही क्या है, रेयर इंटरमीडिएट है। रेयर हारी थोड़ी हुआ है, रेयर सही ना। चलिए आगे देखते हैं हम अपना लास्ट इंटरमीडिएट बेंजाइन। और बेंजाइन ध्यान रखना ये बहुत ही ज्यादा क्या है, रेयर इंटरमीडिएट, बहुत दुर्लभ ही बनता है, ठीक है। तो बहुत रेयर इंटरमीडिएट है, बहुत कम केमिकल रिएक्शंस के अंदर इसका फॉर्मेशन होता है। होता क्या है, एक सिंपल बेंजाइन का स्ट्रक्चर में अगर आपको बताऊं तो बेंजीन के जैसी संरचना होती है, लेकिन एक ट्रिपल बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड और होता है बेंजीन के अंदर जो रिंग के बाहर की तरफ होता है, ठीक है। इस ट्रिपल बॉन्डेड बेंजीन, आप यूं बोल सकते हो, द ट्रिपल बॉन्डेड बेंजीन इज कॉल्ड बेंजाइन। त्रिबंधित बेंजीन को हम बेंजाइन कहते हैं। तो ट्रिपल बॉन्डेड बेंजीन, ट्रिपल बॉन्डेड बेंजीन इज कॉल्ड बेंजाइन। त्रिबंधित बेंजीन को बेंजाइन कहते हैं, ठीक है। अब कॉमन फॉर्मूला देखो आप क्या होगा, सामान्य सूत्र क्या होगा इसका, आप बता सकते हो। यहां और यहां दो हाइड्रोजन थे बेंजीन में, ठीक है ना। जब ये दो हाइड्रोजन यहां से निकले तब ये पाई बॉन्ड बना। इसका मतलब बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। उसमें से दो हाइड्रोजन निकल गए तो इसका जो कॉमन फॉर्मूला होगा, कॉमन फॉर्मूला जो सामान्य सूत्र होगा वो होगा C6H4। दो हाइड्रोजन के निकल जाने से H4 ही रहेंगे बेंजीन में, C6H6।
यही सवाल आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बेंजाइन के बारे में सत्य है? तो बेंजाइन ट्रिपल बॉन्डेड बेंजीन होती है, सही है। बेंजाइन का सामान्य सूत्र C6H10 होता है, सही है। तीसरा, बेंजाइन का निर्माण कैसे होता है? एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड का जो है स्ट्रॉन्ग बेस प्रबल क्षार, एल्किल हैलाइड का प्रबल क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया, प्रबल क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया से किसका निर्माण होता है? बेंजाइन का निर्माण होता है, ध्यान रखना। तो बेंजाइन बनाने की मैं आपको विधि बता रहा हूं। बेंजाइन कैसे बनती है? जब आप एल्किल हैलाइड, और मैं कह सकता हूं एल्किल हैलाइड की जगह एल्किल हैलाइड नहीं लिखते हम इसको, हम यहां लिख सकते हैं फिनाइल हैलाइड या बेंजीन का कोई हैलाइड, ठीक है, एराइल हैलाइड। तो जब हम एराइल हैलाइड का स्ट्रॉन्ग बेस की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो बेंजाइन बनता है। जैसे ये है एराइल क्लोराइड और स्ट्रॉन्ग बेस है सोडामाइट NaNH2। सोडामाइट बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इस स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में ये एल्किल हैलाइड जो है, एरिल हैलाइड जो है, वो किसका निर्माण करते हैं? बेंजाइन का निर्माण करते हैं। तो अगर आपको एग्जाम में पूछ ले इनमें से कौन सी अभिक्रिया में बेंजाइन बनेगा, तो ध्यान रखना एरिल हैलाइड के साथ में अगर सोडामाइट लिया गया है, सोडामाइट स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, बहुत ही प्रबल क्षार होता है, तब हमें बेंजाइन रिएक्शन इंटरमीडिएट प्राप्त होता है। क्लियर? बेंजाइन के बारे में और भी अच्छी बातें हमारे पास ये है कि बेंजाइन में भले ही ये ट्रिपल बॉन्ड बना है, लेकिन उसके बावजूद भी ये एरोमेटिक इंटरमीडिएट होता है। तो बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि इट इज एरोमेटिक इंटरमीडिएट, एरोमेटिक इंटरमीडिएट, ये एरोमेटिक होता है इंटरमीडिएट बेंजाइन। आप कहेंगे सर ट्रिपल बॉन्ड है फिर भी एरोमेटिक क्यों है? वो ट्रिपल बॉन्ड बेंजीन की रिंग के अंदर नहीं है, ये बेंजीन की रिंग के बाहर है। देखिएगा मैं आपको बताता हूं कैसे बनता है ये जो है पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। जैसे मान लीजिए ये बेंजीन के ऊपर दो ग्रुप लगे हुए हैं, एक X है और एक Y ग्रुप है, और हमने इसके ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग बेस लगाया है, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग OH माइनस या स्ट्रॉन्ग बेस। तो होगा क्या, इससे यहां से X निकलेगा, मान लीजिए X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, X की विद्युत ऋणता ज्यादा है, तो X माइनस निकला, और Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है तो Y प्लस के रूप में निकल गया। यानी कि ऊपर और नीचे एक एक कक्षक हो गया खाली, ऊपर की तरफ एक ऑर्बिटल, नीचे की तरफ भी एक कक्षक खाली हो गया, और बेंजीन अभी भी बेंजीन है। ये जो कक्षक है ये इस रिंग के बाहर की तरफ है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है और इस पे नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, या ऊपर वाले पे पॉजिटिव नीचे वाले पे नेगेटिव, है ना। ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके गया तो हम यहाँ पे प्लस बना लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन X ने लिए हैं तो ऊपर प्लस हो गया, और नीचे Y निकला है प्लस की फॉर्म में, तो नीचे आ जाएगा माइनस चार्ज। इस तरह से ये जो दो कक्षक हैं ये बाहर की तरफ ओवरलैपिंग करते हैं, अंदर की तरफ नहीं करते। बेंजीन रिंग के बाहर की तरफ ओवरलैपिंग करते हैं, जिसे हम बोलते हैं आउटसाइड या साइड वाइज ओवरलैपिंग, है ना। कुछ इस तरीके से देखो, ये इस तरह से साइड वाइज ओवरलैप करते हैं बेंजीन रिंग के बाहर की तरफ और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस प्रकार की ओवरलैपिंग को हम बोल सकते हैं आउटसाइड, आउटसाइड द रिंग, आउटसाइड द रिंग ओवरलैपिंग। ये रिंग के बाहर की तरफ की ओवरलैपिंग है, तो पाई बॉन्ड भी कहां बनता है? रिंग के बाहर। सो पाई बॉन्ड फॉर्म आउटसाइड द रिंग, पाई बॉन्ड फॉर्म आउटसाइड द रिंग, आउटसाइड द रिंग। रिंग के बाहर की तरफ पाईबंद बनता है, इसलिए ये पाईबंद बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। ये एक्चुअल में पाईबंद नहीं है, हम इसे बोलते हैं पाई लाइक बॉन्ड, पाई के जैसा बंध है जो बेंजीन रिंग के बाहर की तरफ है, और ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है। इस बाहर की तरफ पाई बॉन्ड की वजह से बेंजाइन जो है क्या होती है? हाईली अनस्टेबल, अत्यधिक अस्थायी होती है, अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। और अनस्टेबल होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी यानी कि क्रियाशीलता बहुत ही ज्यादा होती है, इट इज हाईली रिएक्टिव। तो
तो बेंजाइन रिएक्शन इंटरमीडिएट बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, उसका कारण है इसका जो है पाई बॉन्ड रिंग के बाहर होता है और अनस्टेबल होता है, इस वजह से ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है। और अगर इसको सनलाइट मिल जाए तो बेंजाइन का डायमराइजेशन भी हो जाता है। देखो जैसे बेंजाइन है और दूसरी एक और बेंजाइन रिंग आ गई, ये बेंजाइन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अगर इसको लाइट मिल जाए तो ये दो बेंजाइन आपस में डायमर बना देगी, इससे ये कंपाउंड बन जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और टेम्परेचर, ताप की उपस्थिति में, या फिर हम कह सकते हैं प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, दो बेंजाइन रिंग डायमर बना देती है, ये डायमर बन गया दो बेंजाइन से बनने वाला डायमर। ठीक है, तो बेंजाइन के बारे में आपको ये ध्यान रखना है। और लास्ट पॉइंट जहां पे मैं आपको कह सकता हूं कि एग्जाम में आपको ये सवाल पूछ सकते हैं, और वो सवाल है बेंजाइन का आईयूपीएसी नाम क्या होगा। इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बेंजाइन का आईयूपीएसी नाम क्या होगा। तो मैं यहीं पे लिख रहा हूं और आपको यहीं पे बता रहा हूं, देखिएगा ध्यान से कैसे बनाना है। ये है मान लीजिए पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और सिक्स्थ कार्बन। अब पहले और दूसरे कार्बन से दो हाइड्रोजन निकले हैं, तो इसका नाम हो गया 1,2 डाई डिहाइड्रो, डाई डिहाइड्रो, 1,2 डाई है ना, दो, और डिहाइड्रो मतलब हाइड्रोजन का निकलना, तो 1,2 डाई डिहाइड्रो। पीछे बची हुई चीज क्या है भैया, पीछे बची हुई चीज है बेंजीन, तो इसका नाम होता है आईयूपीएसी नेमिंग 1,2 डाई डिहाइड्रो बेंजीन, बेंजाइन का आईयूपीएसी नेम। तो यहां तक आप बेंजाइन को जरूर ध्यान रखना, वैसे बहुत डिटेल है इस टॉपिक में, बट यहां तक आपके एग्जाम के लिए काफी है बेंजाइन इंटरमीडिएट। तो हमने एक पूरा टॉपिक कंप्लीट किया जिसका नाम था इंटरमीडिएट, जिसमें हमने कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, मुक्त मूलक यानी फ्री रेडिकल, उसके बाद में कार्बीन, नाइट्रीन और लास्ट में बेंजाइन के बारे में पढ़ा। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।